ओ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप बहुत से लोग, अधिकांश लोग शनिवार के दिन प्रातःकाल मेरे लाइव आने का इंतज़ार करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा तनिक व्यवधान हो जाता है। अधिक वर्षा होने के कारण इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ बरसात कम हुई तो कनेक्टिविटी बढ़ गई, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई, तो मैंने भी विचार किया, सोचा चलिए आपके साथ मुलाकात हो जाए। मित्रों, कल बहुत संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को, ज्योतिषपुंज से जुड़े सभी मित्रों को, सभी ज्योतिषियों को गणेश चतुर्थी की बधाई, शुभकामनाएं दी थी। और आज एक और महत्वपूर्ण तिथि है, पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी। ये पंचमी तिथि जो है, जो रेगुलर हमारे ज्योतिष का प्रोग्राम है उसके अलावा मैं शुरुआत में कर रहा हूँ। ये जो पंचमी तिथि है इसको ऋषि पंचमी बताया गया। ऋषि अर्थात जो महान थे, चाहे हम जिस विधा की बात करते हैं, महर्षि पराशर हों या अन्य कोई ऋषि हों, या आपके हमारे पूर्वज जो हों, वह भी किसी न किसी रूप में ऋषि तुल्य ही हैं। तो आज ऋषि पंचमी का ऐसा अद्भुत त्यौहार। और ऋषि पंचमी की बात हम जब कर ही रहे हैं तो कुछ लोग, कुछ मित्र जानते होंगे, जो न जानते हो, नहीं सुना है, बड़े ध्यान से सुने मित्रों। मैं इस बीच में देख रहा हूँ कि या तो कुछ लोग वास्तव में पहली बार ही जुड़ते हैं, जो अपने बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, और मैं देखता हूँ कौन है, ये बहुत बार कर रहे हैं। इकरा अमजद, कई बार इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल कर दी। इकरा जी, आपसे भी अनुरोध है, दूसरे मित्रों के लिए भी सूचना के लिए है, जो रेगुलर जुड़ते हैं वो तो जानते ही हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में शनिवार के ज्योतिषपुंज लाइव पर मैं जब आता हूँ प्रातःकाल 9 बजे, इसमें किसी तरह का प्रश्न लेने का कोई प्रावधान नहीं है। आप मेरे से पर्सनली मिलकर या फ़ोन पर बात करने के बाद जैसा भी सुविधा हो, समय तय करके बात कर सकते हैं। फीस के साथ, सशुल्क, फ्री की भी नहीं है। और कोई मित्र, कोई ऐसे विद्वान देते होंगे वो कंसल्टेंसी, तो या तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, पर मेरे पास नहीं है। और ये केवल और केवल ये एकेडमिक पर्पज़ के लिए यह प्रोग्राम है, ज्योतिष विधा का गुणगान करने के लिए। पूर्णिमा जी भी कुछ डिटेल दे रही है, शायद सुन नहीं रही मेरी बात कहते हुए। चलिए, तो आपसे अनुरोध है कि कोई पोस्ट इसमें क्वेश्चन की ना डालें। अब जो हम बात कर रहे थे, यह ऋषि पंचमी आज है। ऋषि पंचमी का महत्व क्या है? जो भी ऋषि महर्षि थे, जिनका हम गुणगान, बखान, नमन जिस रूप में करते हैं, उसी रूप में आपके हमारे सबके पूर्वज भी इस समय जो उस लोक में विद्यमान हैं, वह उसी तुल्य हैं जिसके जितने जैसे कर्म होंगे वो वैसे ही उनको योनि मिली होगी। अर्थात उनको भी नमन करने से, पूजन करने से, अर्चन करने से, तर्पण करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस ऋषि पंचमी के दिन, ऋषि पूर्णिमा के दिन, नैनीताल जिले में एक दूसरा छोटा कस्बा है भीमताल, वहाँ पर करकोटक नागराज का मंदिर है। और उस करकोटक नागराज के मंदिर में आज के दिन, ऋषि पंचमी के दिन, पूजन करने से
नागराज जी को जल तथा दूध चढ़ाने से उस जातक के अपने तथा उसके परिवार के मित्रों के अपनों के निकट भविष्य में या पूर्व में जो कुछ भी पाप किए गए हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है और उनको जो कठिनाइयां हैं वो दूर होने लगती हैं, विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और यदि काल सर्पयोग जैसी स्थिति भी हो तो उन नागराज महाराज को, कर्कोटक नागराज को दूध तथा जल अर्पण करने से उसकी पीड़ा भी, उसकी व्यथा भी कम हो जाती है। और कर्कोटक नागराज कौन है? जो 12 नाग हैं, उन 12 नागों में से एक नाग कर्कोटक नागराज है। कहा है पुराणों में भी, कर्कोटकस्य नागस्य दमन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। कर्कोटक नागराज तथा नल दमयंती तालाब, इन दोनों के जिसको दर्शन हो जाए, जो इनके दर्शन कर ले, उस स्थल का, उस लेक का, उस तालाब का, और विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से ऋतुपर्ण से, जो इस ऋतु में वसंत, इस ऋषि पंचमी के दिन विशेष रूप से जो भी दर्शन कर पाए, उसके सारे श्राप, पाप, कष्ट दूर हो जाते हैं और आगे का समय उसके लिए सुखदायी या और भी अधिक सुखदायी, महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी व्यवस्था हमारे पुराणों में कर्कोटक नागराज महाराज के लिए है। और आज ऋषि पंचमी के दिन विशेष रूप से कर्कोटक नागराज की पूजा अर्चन वंदन किया जाता है। और उसको करने से जो किसी वजह से, अब मैं यहाँ पर हूँ दिल्ली में, शारीरिक रूप से नहीं भी जा पाया तो मानसिक रूप से उस मंदिर के मैंने मानसिक दर्शन किए। उन कर्कोटक नागराज महाराज को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। तो यह बात थी ऋषि पंचमी के दिन। और ऋषि पंचमी का एक और महत्व है कि आज के दिन ऋषियों को याद करके उन ऋषियों का तर्पण भी किया जाता है। और ऋषि का तर्पण करने के लिए विशिष्ट प्रथा क्या है, विशेष प्रोविज़न क्या है कि आपकी जो गले की माला है, जनेऊ है, उसको कंठी किया जाता है, अर्थात माला की तरह उसको पहना जाता है, तब ऋषियों का तर्पण किया जाता है। और ऋषि तर्पण कोई भी कर सकता है। ऋषि तर्पण करने की व्यवस्था किसी के लिए भी, कोई मुनमुन भी फिर कुछ पोस्ट कर रहे हैं। चलिए अब पोस्ट ना करें मित्रों, हम बात करते हैं फिर ज्योतिष की। तो ऋषि पंचमी की आपको बधाई तथा ऋषि पंचमी अर्थात कर्कोटक नागराज तथा समस्त ऋषियों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ हम थोड़ी सी बात अब आज के प्रोग्राम की करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय अधिक हो गया। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि हम इधर लगभग 2 साल का समय हो चुका है जब हम ज्योतिष के फलादेश करने के लिए, अर्थात प्रिडिक्शन करने के लिए सूत्रों को हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। उन्हीं सूत्रों को और अधिक प्रभावी रूप से कैसे प्रयोग करें, उसमें कुछ टूल्स को, टैकल्स को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो उन्हीं को जो सुनते हैं, मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके लिए और भी अधिक यह कार्य हो रहा है। अभी गत सप्ताह ही 5 सितंबर को ज्योतिषमन ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से जो भव्य आयोजन ज्योतिष महाकुंभ का धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र में किया गया था, उसमें भी मुझे बहुत से ज्योतिषी मित्र मिले थे। उन्होंने इस बात को, जो हम बात करते हैं हर शनिवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे, लगभग आधे घंटे का जो प्रोग्राम है, इसकी सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि जी गुरुजी, आपने ये बात बताई थी, मैंने इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया, बात में अक्षरशः सही निकली। कहने का मतलब है, हमारे कहने से कुछ नहीं है, जो पुराणों में, वेदों में दी गई व्यवस्था है तथा ज्योतिषी ग्रंथों में महर्षि पराशर के मुखार बिंद से जो बात कही गई है, उसी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं बिंदुओं को आत्मसात होकर, उन्हीं बिंदुओं को एकाग्र चित्त से और अधिक भरपूर प्रयत्नों के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो ज्योतिषी प्रिडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी के लिए
भविष्य कथन के लिए वो और अधिक प्रभावी हो जाता है। इसी के लिए हम इस कार्य को करते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो बातें की उनके अलावा आज हम अब एक और इम्पोर्टेंट चीज टॉपिक पे पहुंच गए हैं, भविष्य कथन के बारे में। अब मुझे उम्मीद है जो आज मैं बात कर रहा हूं उसके जो ज्योतिषी मित्र हैं वो तो जानते ही हैं, जो ज्योतिषी नहीं भी हैं उनके लिए भी यह थोड़ा सा ईगरनेस बढ़ाने वाला है। अर्थात उन बातों के नाम तो वो जानते हैं जो ज्योतिषी विद्यार्थी नहीं हैं, जो ज्योतिष के विद्वान नहीं हैं। आज हम बात शुरू कर रहे हैं मित्रों, विविध लग्न फल, अर्थात अलग अलग लग्नों में जिस लग्न में जातक जातिका का जन्म हुआ है उसके सामान्य फल कैसे हो। अब मित्रों, मैं फलों की बात करने से पहले थोड़ा सा बता दूं लग्न किसको कहते हैं। लग्न जो पूर्वी क्षितिज पर, एस्ट्रोनॉमी की बात है, उसी के पास है, पूर्वी क्षितिज पर सूर्योदय के समय जो राशि उदय हो रही हो वह उस समय का लग्न होता है। सूर्योदय आज कितने बजे हुआ, सूर्य जिस राशि में हो, जिस राशि में इस समय विचरण कर रहे होंगे उसी समय, उस समय सूर्योदय के समय वही लग्न होता है। अब कितने डिग्री आगे चले गए, 1 डिग्री रोज सूर्य चलते हैं, उतने डिग्री हम आगे उसमें ऐड करते जाएंगे। लेकिन भले ही 14, 15, 16, 17 तारीख भी हो, तारीख में इसलिए कह रहा हूँ कि वह गिन पाना बड़ा आसान होता है। 13 इसलिए लिया किया कि बैसाखी 13 अप्रैल को सामान्यतया अधिकांशतया होती है। 14 जनवरी के दिन सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो वह भी समय लगभग निश्चित है, कभी कभी कुछ घंटे बढ़ जाते हैं। 15, 16 अधिक बहुत रेयर केसेज में 17 तारीख को भी कभी कभी संक्रांति होती है, अर्थात सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। तो सूर्योदय के समय वह लग्न अवश्य होता है, अन्यथा वो फिर कहीं न कहीं जो बात कर रहे हैं, चाहे वो मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर से करते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य जिस राशि में है वही लग्न, अर्थात पहले ही भाव में वही राशि नहीं दिखती कुंडली की तो उसकी गणितीय कैलकुलेशन में गलती है। यह चेक करने का भी एक साधन माध्यम है। अभी तो लगभग 9:30 बजने वाला है, तब लग्न कैसे हो मित्रों, उसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कितने बजे सूर्योदय हुआ था, तब कितने डिग्री के सूर्य हो गए थे, कितने समय के बाद दूसरा लग्न शुरू हो जाएगा, अर्थात वह लग्न समाप्त हो जाएगा, फिर तीसरा, चौथा। और यह बात सही है जो वैदिक ज्योतिष हम प्रयोग करते हैं उसमें, तथा जो पश्चिमी ज्योतिषी पश्चिमी सभ्यता से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं उसके लग्न की कैलकुलेशन में फ़र्क है। पहले मैं पश्चिमी देशों की बात करूं, पश्चिमी ज्योतिष की बात करूं, वह पूरे महीने एक ही लग्न को मानते हैं, अर्थात पूरे जनवरी में एक ही लग्न रहेगा, दिसंबर में एक ही लग्न रहेगा, इस तरह से। लेकिन जो वैदिक गणित है, वैदिक ज्योतिष है, पराशर ऋषि के द्वारा जो बताई विधा है उसमें 24 घंटे में पूरे 12 लग्न कंप्लीट हो जाते हैं। जब 24 घंटे में 12 लग्न कंप्लीट हो जाते हैं तो अनायास ही, यह स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए कि सीधी सी बात आती है, 12 लग्न हैं या 12 राशियां हैं लग्नों की और 24 घंटे का समय है, वो बदल रहे हैं, तो वो अच्छा अपने आप ही स्वतः ही 2-2 घंटे का डिवीजन हो गया और 2-2 घंटे में लग्न बदल गया। इसमें कैलकुलेशन क्या है, यह बात लोग करते हैं। जो नए नए विद्यार्थी होते हैं वो भी कुछ एंग्जाइटी लिए हुए इसी तरह की बातें करते हैं। मित्रों, विद्वानों, यह बात कहने में सुनने में तो ठीक लगती है, भाई 24 घंटे में 12 राशियां हैं, 12 लग्न बदल रहे हैं तो 2-2 घंटा हो गया, डिवीजन हो गया, सीधा 24 को 12 से डिवाइड कर दिया। मित्रों, ऐसी बात नहीं है, इसमें थोड़ा फर्क है, इसीलिए उस कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, गणितीय आकलन की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात कुछ लग्न पूरे 12 घंटे ही रहें एग्जैक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। कुछ लग्न 2 घंटे से
कम समय में भी व्यतीत करते हैं, अर्थात राशि बदल जाती है, लग्न बदल जाते हैं, और कुछ लग्न 2 घंटे से अधिक समय भी लेते हैं। तो मोटी बात कहें तो लगभग 1.25 घंटे से, मैं लगभग वर्ड यूज कर रहा हूँ, टेंटेटिव, लगभग 1.25 घंटे से लगभग 2.25 घंटे तक भी लग्न व्याप्त रहते हैं। तो जो कम समय के लग्न हैं उनको ह्रस्व या लघु लग्न कहा जाता है, और जो 2 घंटे से अधिक समय के लग्न हैं उनको दीर्घ लग्न कहा जाता है। इसलिए फल कथन में हमारे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना भी एक बहुत ही जरूरी है। अब हाथ से, अर्थात अपने आप स्वयं से, चाहे आप भयात भभोग की पद्धति से कैलकुलेशन कर लें या लॉग अनलॉग की पद्धति से कैलकुलेशन कर लें, नहीं आती, नहीं समझ में आता तो थोड़ी प्रैक्टिस तो करें, या सॉफ्टवेयर ही भले ही आप यूज करें, तब भी आपको डिग्रीज का ध्यान, समय का ध्यान, सूर्योदय का समय, सूर्योदय का ध्यान, और टाइम रेक्टिफिकेशन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इनका ध्यान करने के लिए, इनका विचार करने के लिए इतनी आदत तो होनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। अन्यथा उस लग्न में कहीं गलती हो सकती है, उस ग्रह की डिग्री में, अंशों में कहीं गलती हो सकती है, और फिर बात तो अल्टीमेट तो यही है कि प्रिडिक्शन ही करना है, तो प्रिडिक्शन में तो गलती होना अवश्यंभावी ही है। उसको चेक करने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए भी, चाहे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म शोधन का सिद्धांत भी यूज करें, और वो लग्न का भी सही से शोधन कर लें। और शोधन करने के लिए हम प्रॉपर गणितीय आकलन भी कर लें, मैनुअल भी चेक कर लें, कंप्यूटर से भी देख लें, और दूसरे ग्रंथों से भी मिला लें, पंचांग भी मिला लें, एक या सारणी है जो हमारे पास टेबल ऑफ एसेंडेंट है उनसे भी मिला लें, एक चीज़। दूसरा, वो जातक जातिका आपके सामने यदि है तो उसकी आयु का देखकर, उसका विचार करके, क्योंकि समय तो आपको मिल रहा है, उससे विचार करके आप शारीरिक संरचना से भी, विशेषतः फेस से भी, चेहरे से भी उसका आकलन कर लें कि लग्न सही है। हाँ, ये बात सही है कि उम्र का ध्यान, हमको देश काल पात्र का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आप एक बच्चे का चेहरा और एक वृद्ध का चेहरा, लग्न वही हो सकता है, तो फर्क होगा। इसका आकलन हमको करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए चाहे आप सामुद्रिक शास्त्र, समुद्र ज्ञान रखते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी रखते तब क्या करें, उसके जो लग्न है, उसके बाद ग्रहों की स्थिति है, उससे कुछ सवाल, कुछ बातें चेक तो कर लें कि वह घटित हुई हैं, हो रही हैं, दिख रही हैं। उसका आचार विचार, व्यवहार, शिक्षा दीक्षा, पद प्रतिष्ठा, पैसा रुपया, और यदि मैच्योरिटी में आगे संतान, फिर आगे की बात, ऐसे रिलेशंस को तो हम चेक तो कर लें। उसके माता पिता के बारे में, बहनों के बारे में जानकारी तो देख लें। अर्थात कहने का मतलब है, ये जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, कुंडली सही बनी है कि नहीं है, या वह उसका जन्म का समय सही अंकित है या नहीं है, इसको मिलाने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए इस विधा को जानने की जरूरत है। मित्रों, आज 9:35 हो गया। अब मेरे को लगता है कि आज इतनी बात करें। अब मेष से मीन तक जो लग्नों की बात है, हम आने वाले शनिवार के दिन फिर आपसे मिलेंगे। कमिंग शनिवार, कमिंग सैटरडे जितने भी लग्न हो पाएंगे उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर यह क्रम चलता रहेगा और चलता रहेगा। आप डिसअपॉइंट ना हो कि मैंने आपका प्रश्न नहीं लिया। जो नमस्ते, राम राम, राधे राधे करें, सबको आशीर्वाद है, सबको प्रणाम है। भगवान, कल गणेश जी का विशिष्ट उत्सव था, गणेश जी की भी कृपा आपके पास रहे। और जैसे शुरुआत में आज मैंने कहा, ऋषि पंचमी है, ऋषियों का आशीर्वाद भी रहे। और ऋषि पंचमी के दिन विशेष रूप से जो 12 नागों में से एक सर्वश्रेष्ठ नाग हैं, कर्कोटक नागराज का भी आज पूजन किया जाता है। उनको जल तथा दूध अर्पण किया जाता है। उनकी भी विशिष्ट कृपा आपके साथ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वाणी के साथ आज हम रुकते हैं। आने वाले शनिवार के दिन फिर मिलेंगे। और उस दिन ये बात मेरा प्रॉमिस है, पहले लग्न अर्थात मेष लग्न से हम अपनी बात शुरू करेंगे। और कोई कह रहे हैं जी कोई रिप्लाई कर दो जी। मित्रों, रिप्लाई नहीं होगा, गुजराल जी हैं, प्लीज़ रिप्लाई।
आप इंसिस्ट भी ना करें, कोई रिप्लाई भी नहीं है, किसी इसमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, देखने का समय भी नहीं है। जाते जाते गुजराल जी आपसे भी निवेदन, आप चाहे नोट करना चाहें मेरा नंबर जल्दी से नोट कर लें, और आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं। और नंबर है 9818885137 9818885137 पर बात करके, संपर्क करके, मिल करके अपनी शंका समाधान, समस्या का निराकरण करने के उपाय भी जान सकते हैं, बशर्ते फीस के साथ। फीस लगेगी, फ्री की सर्विस नहीं है। जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।